Hello guys, welcome back to my channel Statistics with विवेक. So guys, लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया था विच इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे इस आउटलाइंस ऑफ चैप्टर्स को. बेसिकली क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं इस न्यू सीरीज़ के अंदर. अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखे हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव कवर्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली कि पॉपुलेशन क्या होते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम डेप्थ में समझेंगे इन सब चीज़ों को. Then sampling distribution and non-sampling errors, mean and standard deviations of the X bar. Basically sampling distributions के mean and standard deviation. Then shape of the sampling distribution, which is nothing else like a normal distribution. And then we are going to study applications of the sampling distribution. हम कैसे सैम्पल की मदद से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देन इसके बाद हम सीखेंगे न्यू थिंग विच इज़ प्रोपोर्शंस. देन इसके बाद हम सीखेंगे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सैम्पलिंग ऑफ प्रोपोर्शंस. देन इसके बाद हम एप्लीकेशन सीखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस की. सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले पॉपुलेशन एंड सैम्पल. जो मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ है, मैंने उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया था कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ द सैम्पल. सेंसस क्या चीज़ होती है और सर्वे क्या होता है. सर्वे और सेंसस में ये डिफरेंस होता है कि सेंसस हम पूरे पॉपुलेशन के लिए कंडक्ट करवाते हैं और सर्वे हम एक छोटे सैम्पल के लिए कंडक्ट करवाते हैं. सैम्पल बहुत तरीके के होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स होते हैं, रैंडम सैम्पल्स होते हैं. देन इसके बाद हम अभी इसमें पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉपुलेशन आप लोगों को क्लियर है, एक शहर है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं. दिस इज़ आवर पॉपुलेशन. ओके, अब इसको हम स्टैटिस्टिक्स में समझते हैं. सपोज़ करिए एक क्लास है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं. एक क्लास है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों ने मैथ्स के अंदर स्कोर किया है. किसी के 70 मार्क्स आए हैं, किसी के 78, 80 एंड 95. 2 बच्चों के रिपीट आए हैं. आई थिंक कि ये लोग आसपास बैठे होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन derived from the information of all the elements of the population. एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, देन इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हर एक एलिमेंट, जैसे कि एक एलिमेंट है x, तो इस x के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंड. जब मैं इसकी ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलिए इसको आगे देखते हैं. अब देखिए, जैसे कि हमारे पास डेटा था मार्क्स का, कुछ बच्चों के मार्क्स 70 आए थे, कुछ बच्चों के 78, 2 बच्चों के 80 आए थे, देन 95. तो मैंने क्या किया, इसकी फ्रिक्वेंसी बनाई, फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करी, 1 1 1 2, 80 के लिए 2 एंड 95 के लिए 1. तो टोटल ये हो गए 5. अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी को इस टोटल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी. एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज नथिंग एल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x. गॉट इट. कि किसी एक बच्चे के अगर 70 आ रहे हैं तो उसके 70 आने के मार्क्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस डेटा सेट की, विच इज़ 0.2. किसी रैंडम बच्चे के अगर हम मार्क्स को जानना चाहते हैं कि 80 मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 0.4. सो आई होप कि आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा.
अब देखिए इसको, यहाँ पे हमने डेटा जो यूज़ किया है वो पॉपुलेशन का यूज़ किया है, इसलिए ये कहलाता है पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम सैंपल का डेटा यूज़ करेंगे और यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कितना आसान है। The value of mean and standard deviation calculated for the probability distribution table gives the value of the population parameter is this and standard deviation parameter is this. So basically ये बात ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है तो मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की मदद से मैं मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि ये डेटा जो है पॉपुलेशन का है तो मेरे जो पैरामीटर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉपुलेशन की निकल के आएगी। ओके, सो सबसे पहले हम मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर बहुत बार आप लोगों को ये बताया है कि जब आपके पास ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हो तो आप इसमें से कैसे मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ x एंड दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर मुझे मीन निकालना है इस डेटा का, मीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ पे आपके पास तो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 0.1 0.8 एंड 0.1। नाउ अगर हमें निकालना है मीन, मीन के दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे, विच इज़ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय number of observations. But in this case we don't have all the observations, we have basically probabilities. So in this case what we use? Another formula which is expectation of x, and expectation of x is nothing else is function of x into probability of x. ओके, सो अगर मैं अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से जाता हूँ तो मेरी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी दिस 2 इंटू 0.8 एंड 3 इंटू 0.1। अब इनको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आते हैं 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.3, and then these value comes to be 0.8. This is the mean of this data with the help of probability distribution. अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता तो मेरे पास ये फॉर्मूला यूज़ करने की कंडीशन क्या है कि मेरे पास ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ये फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हमने निकाली थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई थी। दैट्स वाई हम सिंपल 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू get the information of mean, and now we are going to study about standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बता दिया है विच इज़ 0.8। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? समीशन। अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करता। ये होता एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दैट्स इट। यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आएंगी वो आएगी वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर मैं उसका अंडर रूट निकाल दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा काम का होता है। दैट्स इट। तो चलिए, सो ऐसे ही इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके हमारे पास ये दो वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, इनका ध्यान रखिएगा।
80.6 and 8.09. This is mean and this is variance. Sorry, standard deviation. Now, अब हम धीरे धीरे समझेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. इस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज कॉल्ड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. It lists various values that can assume and the probability of each value in general is the probability distribution of sample statistic is called sampling distribution. So basically यहाँ पे definition थोड़ी सी vague है. मैं इस definition को आप लोगों के लिए correct कर देता हूँ. Basically वो आपको ये बताना चाहता है कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है वो होता क्या है. सो यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हुई है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. सो ओके, सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार the probability distribution ओके मैं पहले नोट कर देता हूँ पूरी. थैंक्स. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार is called its sampling distribution. It lists the various values of x bar can assume and probability of each value of x bar. In general, the probability distribution of sample statistics is called sampling distribution. In general, ये standard definition है. ये तो explanation है कि क्या करते हैं. The probability distribution of sample statistics is called sampling distribution. अब बेसिकली सैम्पल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, अगर हमारे पास एक सैम्पल है उसके पैरामीटर्स जो भी हो सकते हैं जैसे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, उनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम जब ड्रॉ करते हैं वो हमारा कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. यूजुअली हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका ड्रॉ करते हैं? मीन का, सैम्पल के मीन का. ओके, सो आई होप यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी. आप इसको फर्दर स्टडी करते हैं. सो ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया. अब सपोज़ करिए वही 5 स्टूडेंट्स हैं और उन बच्चों के मार्क्स हमारे पास इतने आए हैं. अब इनमें से मैंने 3 के पेयर्स बनाए हैं.
मैंने इन 5 बच्चों में से 3 बच्चों के पेयर्स बनाए। सो मेरे पास टोटल पेयर्स कैसे निकल के आएंगे? कॉम्बिनेशन की मदद से। 5C3। तो हमारे पास टोटल कितने निकल कर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल कर आए हैं अगर हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं अपने सैम्पल के अंदर। हमारे पॉपुलेशन के अंदर 5 थे और हमारे सैम्पल के अंदर हमने कितने बच्चों को सिलेक्ट किया? 3 बच्चों को। अगर हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास मल्टीपल सैंपल ड्रॉ होंगे विथ वेरियस कॉम्बिनेशंस। ओके, सो अब देखिए मैं इन कॉम्बिनेशंस की वजह से क्या क्या कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास सैंपल्स बहुत सारे थे। मैंने उन सब बच्चों के सैंपल उनके स्कोर लिखे और देन मैंने उनका मीन निकाला। मतलब कि 70 78 और 80 का अगर मैं मीन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के रहा है? 76। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे सैंपल्स के मीन निकल कर आ गए। ये क्या निकल के आए हैं? ये क्या है? बहुत सारे सैंपल्स हैं और इन सब का मीन निकाल दिया मैंने। तो ये आ गए मेरा मीन का डेटा। फिर मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। तो मेरे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकल कर आ गई है विच इज़ नथिंग एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली है क्या, जब आप पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हो सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं इन द पॉपुलेशन और आप सिलेक्ट करते हो सैम्पल ऑफ 3 स्टूडेंट्स, सो वो 3 स्टूडेंट कोई से भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। देन उसके बाद हमने सारे कॉम्बिनेशंस का मीन निकाला कि क्या क्या मीन निकल सकता है हर एक कॉम्बिनेशन का अगर हम सारे के सारे सैंपल्स लेते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? सारे ऑल सैंपल्स निकाल रहा हूँ, ऑल सैंपल्स, ऑल पॉसिबल सैंपल्स। यूजुअली हम ऐसा करते नहीं हैं, हम सिर्फ एक ही सैंपल ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मेन एप्लीकेशन समझाने के लिए आपको यहाँ पे ऑल द पॉसिबल सैंपल्स का काउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये निकल कर आई हैं। अब देखिए हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। हमने अगर 4th स्टैंडर्ड के अंदर हमने पैरीमीटर का फॉर्मूला सीखा था तो हमने पहले उसका फॉर्मूला सीखा था, देन उसके बाद हमने उसका यूज़ केस सीखा था, एप्लीकेशन सीखा था। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये समझाऊंगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एक्चुअल में काम कैसे करता है, एक्चुअल में उसकी वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं एंड एवरीथिंग। देन इसके बाद हम जब इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जंप करेंगे तो आप डॉट टू डॉट सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद हाँ यहाँ पे है हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ओके, now we are going to study sampling and non sampling errors. So basically जब आप सैम्पल ड्रॉ करते हो तो दो एरर्स, तो जो सैम्पल होता है जब आप उसमें फर्दर एनालिसिस करते हो तो आप कंपेयर करते हो सैम्पल को पॉपुलेशन से। जब आप सैम्पल की चीज़ों को पॉपुलेशन से कंपेयर करते हो तो डिफरेंस निकल कर आता है। वो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है सैम्पलिंग एरर, एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है मिस्टेक्स की वजह से, डेटा नोट करते समय मिस्टेक्स हुई, डेटा
किसी ने जानबूझ के गलत नोट किया है, किसी को इन्फॉर्मेशन जानबूझ के गलत बताई गई है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर बेसिकली है डिफरेंस, कि आपका सैंपल ने जो वैल्यू दी थी, सैंपल का जो मीन था और आपका जो पॉपुलेशन का मीन था, उसके बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है सैम्पलिंग एरर। बट जो कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, टैबुलेशन के टाइम पे जो एरर्स निकल के आती हैं वो कहलाती हैं आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि आपके पास 3 सैंपल हैं फ्रॉम द सिलेक्टेड पॉपुलेशन, और जो हमारे पास पहले ये वाला जो डेटा था पॉपुलेशन वाला, इसमें से ही हमें 3 सैंपल्स को उठाकर दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है ये सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर का बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, विच इज़ सैम्पलिंग एरर इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन माइनस सैम्पल मीन। तो हमारा पॉपुलेशन मीन कितना था इस टेबल के लिए? 80.6। तो हम उसको नोट कर लेते हैं, 0.6, और हमारा x बार सैंपल के लिए कितना है? 70 प्लस 80 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ये मेरे पास निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेटली 81.67। ओके, तो अगर मैं सैंपल एरर निकालूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? 80.6 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने रिवर्स में लिख दिया है, ये x बार माइनस म्यू होता है। वी वांट टू एनालाइज कि हमारे सैंपल में कितना एरर है, इस वजह से हम सैंपल के मीन में से पॉपुलेशन का मीन माइनस कर रहे हैं। देन दिस कम्स टू बी 1.07 या 1.07। सो दिस इज सैम्पलिंग एरर। अब मान लीजिए नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती? हमारा ओरिजिनल डेटा तो ये था, अगर मैं 95 को 100 कर दूं बाय मिस्टेक तो ये मेरा क्या बन जाएगा? नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 95 को 100 कर दूं, तो ये जो मेरा डेटा निकल के आता है ये कहलाता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। मैं इसका एक रफ लाइन होती है, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। ये डायग्राम है बड़ा फेमस। अगर हमारे पास ओरिजिनल जो म्यू था, पॉपुलेशन मीन था, वो 80.6 था। सो जितना भी डिफरेंस होगा बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, विच इज़ 81.67। अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को कुछ चेंज कर दूं, दिस इज सैम्पलिंग एरर। ओके, अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दूं और टैबुलेशन में मिस्टेक कर दूं या कुछ भी दिक्कत हो, तो ये वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब x बार बेसिकली कैन बी इंक्रीज्ड, देन दिस वैल्यू, this difference between original x bar and the abnormal x bar, that can be a non-sampling error. Okay, so तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। नोट दैट, हाँ छोटा सा नोट है, रियल वर्ल्ड के अंदर हम नहीं जानते, रियली में हम नहीं जानते हैं क्या मीन होता है पॉपुलेशन का। हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा कभी अवेलेबल ही नहीं होता है एक्सेप्ट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होता है, जब से वो स्टॉक रिलीज़ हुआ है उसकी पास हिस्ट्री हमेशा निकल कर आ सकती है, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर कि हम पॉपुलेशन का डेटा निकाल सकें।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कार की वैल्यूज़ को निकालना चाहूँ तो वो नहीं निकल के आ सकते हैं, क्योंकि डेटा कभी उसके ख़त्म होता ही डेटा बहुत सारा है उसका, हिस्टोरिकल डेटा बहुत सारा है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स बहुत सारे हैं, तो हम उसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास प्रॉपर। दैट्स वाई इन द रियल वर्ल्ड वी डोंट हैव अ पॉपुलेशन। हम इस वजह से सिलेक्ट करते हैं सैम्पल को, ताकि हम यूज़ कर सकें सैम्पल के मीन को एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन के मीन को। जब हमें म्यू एक्चुअल में कभी पता ही नहीं है तो मैं क्या सैम्पल एरर निकाल सकता हूँ, विच इज़ म्यू माइनस एक्स बार? कभी नहीं, मैं कभी नहीं निकाल सकता हूँ रियल वर्ल्ड में। ओके, बट ये रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है। बट अगर हमारे पास चीज़ें कंसिस्टेंट हो, चीज़ें हमारे पास एक्यूरेट हो, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड शायद से ये फॉर्मूला मैंने अभी भी गलत लिखा है, दिस इज दिस। ओके, सो नाउ हम स्टडी करने वाले हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। सो समझिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ sampling distribution is called mean, and standard deviation of x bar are denoted by mu x bar and mu sigma x bar respectively. एक्चुअली में क्या होता है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होते हैं सैम्पल्स के, ये बेसिकली क्या होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन के ही जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास एक्स मतलब एक्स बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, हम इसी टेबुलर फॉर्मेट से ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। जैसे हम ओरिजिनल डेटा के लिए निकालते हैं वैसे ही इसके लिए निकालते हैं। सो हमारा जो एक्स बार है, हमारा जो एक्स बार है, इसका जो मीन होता है, expectation of x bar is denoted at mu x bar, and variance of x bar is denoted as sigma x bar का square. Okay, so इसके आगे बढ़ते हैं। The mean of sampling distribution is always equal to the mean of population. देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, किसकी? सैम्पल के मीन की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस टेबल के अंदर मीन निकालना है, इस एक्स बार का मीन निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ करके। अदरवाइज़ मैं इन फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम को ना लूँ तो यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यूज़ आएंगी। टोटल 10 सैम्पल्स थे इनिशियली में, तो हर एक सैम्पल का एक एक मीन होगा। मैं उसका अगर मीन निकाल दूँ तो वो हमारा क्या निकल कर आएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन मीन। ये प्रूफ है कि ये जितने भी सैम्पल्स हैं, ये 10 सैम्पल्स थे ना, ये अभी कम है क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ कर रहा हूँ। ओरिजिनली 10 थे, अगर मैं इन सब को सम करूँ देन उसको डिवाइड कर दूँ टोटल से, तो मेरे पास जो भी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है मेरे पॉपुलेशन मीन के बराबर। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो वो निकल कर आता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, और n क्या होता है? साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो सैंपल का साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन के साइज़ से। और वो कितना छोटा होना चाहिए? 5% से छोटा होना चाहिए। 5% या 5% से छोटा। अगर 5% या 5% से बड़ा होता है देन हम इस फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अंडर रूट n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n एंड कैपिटल N माइनस 1। कैपिटल N क्या है? साइज ऑफ
पॉपुलेशन, और ये स्मॉल एन क्या है, साइज ऑफ सैंपल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हाँ एक्सपेक्टेड, हाँ अनबायस्ड एस्टिमेटर्स और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर सैंपल के साइज़ को इंक्रीज़ करने से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सैंपल का डिक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, मतलब कि हमारा सैंपल का जो मीन होता है वो अगर हमारा बराबर हो पॉपुलेशन के मीन से, तो हम उसे कहते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए, जब भी मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात कर रहा होता हूँ ना दोस्तों, जब भी मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की बात कर रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल को सिलेक्ट करके उसका मीन के बारे में बात नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल भी नहीं सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो मैं एक्स बार यूज़ कर रहा हूँ ना बेटा जी, ये है एक रैंडम वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है कि मेरे पास बहुत सारे एक्स बार है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ है। इसको बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए एक सैंपल के मीन से कि आपके पास 3 वैल्यूज़ थी और उन 3 वैल्यूज़ का जो मीन निकल कर आया उसको मैं एक्स बार कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, इसको मत समझिए, ये वो नहीं है, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है, अगर मेरा वो म्यू के बराबर निकल के आता है विच इज़ पॉपुलेशन मीन, देन मैं उसे कहता हूँ अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी के क्वेश्चन आप करना। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मीन वेज पर आवर फॉर ऑल 5000 एम्प्लॉयज़, मतलब पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है क्योंकि ऑल शब्द का यूज़ हो रहा है, वो बराबर है $27.5 के, और स्टैंडर्ड डेविएशन है $3.7 का। एक्स बार, अब देखिए वर्डिंग्स पे ध्यान देना, एक्स बार बी द मीन वेज पर आवर फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉय सिलेक्टेड। एक्स बार क्या चीज़ है, मीन वेज पर आवर फॉर अ रैंडम सैंपल, कोई सा भी सैंपल हो सकता है, सिर्फ एक सिलेक्टेड सैंपल नहीं है। अगर बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं तो मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये बात समझ में आ रही है, मीन वेज पर आवर फॉर अ रैंडम सैंपल, ये जो रैंडम सैंपल है मतलब बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स बार का। ठीक है, जब साइज ऑफ सैंपल इज 30, 75 एंड 200, अब एक्स बार को डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है तो आप कर सकते हैं, इज़ ए मीन वेज पर आवर फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉयज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। अब अगर कोई मेरे से ये पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि मीन क्या होगा इस सैंपल का, बहुत सारे सैंपल हैं उन सब का मीन निकालूंगा तो वो किसके निकल के आएगा, पॉपुलेशन मीन के, विच इज़ 27.5। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि बहुत सारे सैंपल्स का मीन है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो वो क्या निकल के आएगा, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइडेड कर देंगे √n, तो ये निकल के आएगा 3.7 divided by √30. So that's how these values can be calculated. I hope आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। प्लीज़ 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 इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको ये चैप्टर समझाने में।
मैं सही बता रहा हूँ, मैं सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है मैं वो आपकी दूर कर दूंगा इस एक्स बार की, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत सफ़र किया था इस एक्स बार को कंफ्यूजन में लेकर। इस एक्स बार से, जो कि दिखने में तो दोनों सेम है, लेकिन एक दिखा रहा है एक रैंडम वेरिएबल को और एक शो करता है किसको, आपके पास 4-5 वैल्यूज़ हैं, आपने उसका क्या निकाला है, मीन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। हमारी अभी तक जो स्टडी चल रही थी वो इसके ऊपर चल रही थी। ओके ना। तो चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जो आगे बढ़ता है